अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिम महमूद है। मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं लाहौर में तकरीबन 16 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी फ़र्म का नाम IHE डिज़ाइन वर्क्स है। आज हम देखेंगे कि आज हम बात करेंगे कि जो घर की में हम जो कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो एक्सकेवेशन होता है, और एक्सकेवेशन के दरमियान हमें किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो कि हमने एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले देखनी है वो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन। सॉइल इन्वेस्टिगेशन में हम सॉइल का सैंपल लेते हैं अपने प्लॉट से, और सॉइल का सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग होती है। और उस टेस्टिंग में हमें क्या पता चलता है कि जो सॉइल हमारी साइट की जो सॉइल है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो मडी है, उसमें ग्रेवल है, उसमें सैंड है, वो किस चीज़ की बनी हुई है। क्योंकि आपको सरफेस के ऊपर जो आपको मिट्टी नज़र आती है, ज़रूरी नहीं है कि जब आप डेप्थ में जाएं तो सेम मिट्टी हो। उसमें कंपोजिशन जो है वो चेंज भी हो सकती है, लेयर्स होती हैं, और उसमें डिफरेंट लेयर्स में जो मिट्टी की कंपोजिशन जो है वो चेंज भी हो सकती है। कहीं पर फॉर एग्जांपल अगर लूमी अगर आपकी सॉइल है तो नीचे जाकर सैंडी भी हो सकती है, मडी भी हो सकती है, तो वो कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है हमारी सॉइल की जो कंपोजिशन है उससे हमें स्टेबिलिटी का पता चलता है कि सॉइल में कितनी कैपेसिटी है लोड उठाने की। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि एक आदमी ने अगर अपना जूता परचेज़ करने जाना है और उसका जो पाँव का साइज़ है वो 5 नंबर है, और अगर वो फॉर एग्जांपल 10 नंबर ले लेता है अपने जूते अपने पाँव के लिए, या वो अगर 3 नंबर ले लेता है, तो दोनों सूरतों में वो अनकम्फर्टेबल रहेगा। तो इसी तरीके से जब हम अपना जो भी हमारी घर है, बिल्डिंग है, हम जब उसको डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है उसको प्रॉपर डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग के लिए सॉइल की कंपोजिशन जो है वो ज़रूरी है। सॉइल की कंपोजिशन, उसकी टेस्टिंग, उससे हमें पता चलता है कि सॉइल में कितनी कैपेसिटी है लोड उठाने की, वो कितना लोड बियर कर सकती है, वो कितना अपने ऊपर जो है वो प्रेशर उठा सकती है। तो इसलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है बिफोर स्टार्टिंग दी कंस्ट्रक्शन, आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवाएं और उसके मुताबिक फिर अपनी जो है वो फाउंडेशन जो है वो डिज़ाइन करवाएं। जब आप एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो दूसरा सबसे बड़ी अहम जो चीज़ है वो है साइट की ग्रेडिंग, साइट की सफाई। देखें जो आपकी साइट है उसके ऊपर हो सकता है पहले फसलें लगी हों, घास लगा हो, कहीं पर दरख्त हों, पौधे हों, कहीं पर डेब्रिस पड़ा हो, कोई मलबा पड़ा हो साथ वाले घर का या किसी और करीबी कंस्ट्रक्शन साइट का। तो काम स्टार्ट करने से पहले आपको जो साइट है उसको लेवल करवाना है, उसको साफ़ करवाना है। और जब आपकी साइट एक लेवल हो जाएगी उतना आपके काम में आसानी हो जाएगी। जितना हमारा साइट जो है वो लेवल होगी, ग्रेडिंग होगी, उसमें से मलबा डेब्रिस क्लियर होगा, उतनी हमें काम करने में आसानी होगी, उतनी हमारी काम में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये बड़ा अहम स्टेप है कि एक्सकेवेशन स्टार्ट करने से पहले साइट ज़रूर ग्रेडिंग करवाएं, उसकी ज़रूर लेवलिंग करवाएं, उसकी ज़रूर सफाई करवाएं। जब आपकी साइट लेवल हो गई, ग्रेडिंग हो गई, अब आप उसके ऊपर लेआउट जो है वो ले कर सकते हैं। लेआउट क्या होता है? जो आपने नक्शा जो है वो डिज़ाइन करवाया आर्किटेक्ट से, अब आपने जब उसको कॉन्ट्रैक्टर को दिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसी लेआउट को फ्लोर के ऊपर, आपकी जो साइट की जो ज़मीन है उसके ऊपर पहले वो ले करेगा और उसके बाद उसकी वो खुदाई करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सकेवेशन ड्राइंग बनवाएं। एक्सकेवेशन ड्राइंग जो होती है वो सिंगल लाइन ड्राइंग होती है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि जो हमारी जो वर्किंग ड्राइंग है, जो लेआउट है, उसके ऊपर ही एक्सकेवेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे फिर बाद में जो एक्यूरेसी के अंदर प्रॉब्लम आती है। फिर बाद में कि पता चलता है कोई कमरा छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया। ये उस वक़्त होता है कि जब हम एक्सकेवेशन ड्राइंग के ऊपर नहीं बनवाते। अगर प्रॉपर हमारी एक्सकेवेशन ड्राइंग बनी होगी तो उसमें लेआउट के अंदर एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है, और जितना आपका प्रॉपरली लेआउट जो है वो आप साइट के ऊपर ले होगा, जितने बेहतर तरीके से होगा, उतनी आपकी जो है एक्यूरेसी जो है वो हाउस प्लान की कम होगी। क्योंकि आपका जो लेआउट है वो अलाइन होना, जो आपका साइट के ऊपर जो लेआउट होगा वो आपका लाइन होना है प्लान के साथ, जो आपने प्लान किया, डिज़ाइन करवाया। तो जितनी एक्यूरेसी के साथ वो फ्लोर के ऊपर ले होगा, उतनी ही एक्यूरेसी
आएगी कंस्ट्रक्शन के दरमियान, कमरों के साइज़ के दरमियान उतनी एक्यूरेसी आएगी और इसमें वेरिएशन और डिविएशन जो है उतनी कम होगी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेज के ऊपर आप जब लेआउट करवा लें तो ज़रूर जो आपका आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है उसको एक दफ़ा ज़रूर कहें कि वो विज़िट कर उसको चेक कर ले। जब कॉन्ट्रैक्टर आपका लेआउट कर ले उसको एकदम स्टार्ट मत करवाने दें कंस्ट्रक्शन, उसको थोड़ा वेट करवाएं और उसको ज़रूर चेक करवाएं अपने इंजीनियर से, अपने आर्किटेक्ट से। इसमें जो आपने लेआउट कर लिया इसके बाद जो बड़ा नेक्स्ट स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना जी, वो ग्राउंड वो जो यूटिलिटीज़ हैं उसको चेक करना है कि आपकी जो साइट के अंदर यूटिलिटीज़ आनी है वो कहाँ से आनी है, कहाँ पर जानी है, कहाँ से लिंक होनी है। जो आपकी 4 मेन यूटिलिटीज़ हैं उसमें वाटर पाइप्स, आपकी पानी कहाँ से आना है, आपकी गैस लाइंस, आपके इलेक्ट्रिकल केबल और सीवर, ये 4 बड़ी अहम यूटिलिटीज़ होती है जो कि हर घर की बुनियादी ज़रूरत होती है। और इसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से पानी निकलना है, कहाँ पर आपने बोरिंग करवाना है, कहाँ पर आपका सीवर जो है वो मेन सीवर के साथ कनेक्ट होना है, आपका सेप्टिक टैंक कहाँ है। तो ये यूटिलिटीज़ जो हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन कि ये आपके साइट को कहाँ पर आ रही हैं, ये एक्सकेवेशन के वक्त ही करवा लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद में बाज़ औक़ात कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की जगह नहीं बनती, सीवर का कनेक्शन जो है सेप्टिक टैंक से वो बड़ा दूर हो जाता है, वाटर सप्लाई लाइन जो है वो बहुत करीब से जारी होती है सीवर से, गैस पाइपलाइन का कनेक्शन जो हमने साइड पर दिया है वो राइट पर है और जो मौके पर से कनेक्ट होना है वो लेफ़्ट पर मीटर आ रहा है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में, ये आपको अगर स्टार्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ही आप यूटिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपकी यूटिलिटीज़ कहाँ से आ रही हैं, तो बाद में ये जो प्रॉब्लम्स आनी है ये आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अहम है, ज़रूरी है कि आप जब लेआउट कर लें, लेआउट करने के बाद देखें कि आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो कहाँ से आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो एक्सकेवेशन जब आप स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट का किस किस्म का होगा, उसका साइज़ क्या होगा, मैनुअल करना है कि एक्सकेवेटर से करना है, मशीनरी से करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारी फाउंडेशन का साइज़ क्या है, फाउंडेशन की डेप्थ कितनी है। क्योंकि हमारी जितनी भी डेप्थ होगी, साइज़ होगी, उस लिहाज से ये हमें जो इक्विपमेंट यूज़ हमने करना है, क्योंकि वो इक्विपमेंट आपके कॉन्ट्रैक्टर ने अरेंज करना है, आपको उसको पहले बताना होगा कि जी ये उसकी विड्थ है, ये डेप्थ है, उसके अकॉर्डिंगली वो मैन पावर अरेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी इक्विपमेंट जो है वो अरेंज करेगा। क्योंकि इक्विपमेंट एक्सकेवेशन स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट का होना भी ज़रूरी है। आप एक्सकेवेशन कर दें लेकिन प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो तो उसमें या तो काम में डिले आएगी या काम में एक्यूरेसी नहीं आएगी, फाउंडेशन सही तरीके से बनेगी नहीं। तो इसलिए जो आपका इक्विपमेंट है ये सही हो, प्रॉपर हो, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको मेक श्योर करवाएं और अपने कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करें कि वो प्रॉपर इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करें। इसके बाद आपकी जो सेफ्टी मेजर्स जो हैं ये नॉर्मली हम अपने साइट्स के ऊपर ना इसको मिस कर देते हैं। सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देखें, कोई भी छोटा सा नुकसान हो जाए उससे बेहतर ये है कि हम उसको पहले ही सेफ्टी के लिए मेजर्स कर लें, उससे पहले ही उसकी कि जैसे हम सुनते हैं ना इलाज परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो इसी तरह अगर हम पहले ही से सेफ्टी मेजर्स की हुई होंगी, क्योंकि हो सकता है आपकी जो साइट हो वहाँ वो किसी की करीबी लोगों की गुज़रगाह उसमें बनी हो, लोग गुज़र कर जाते हों, इवन के प्लॉट के जो एजेस हैं उसमें अक्सर लोग फुटपाथ पर साइड से लोग गुज़र जाते होते हैं। तो प्रॉपर अगर आपके बैरिकेड्स होंगे, आपके साइनेज होगी, आपकी सेफ्टी मेजर्स होंगे, तो उतना ही आप नुकसान से, चोट से बच सकते हैं। जितना आप इसकी फ़िक्र करेंगे, जितनी आप इसके लिए एहतियात करेंगे, उतना ही आप बाद में किसी भी बड़ी मुश्किल आने से पहले ही उसकी एहतियात कर सकेंगे, उसका बचाव कर सकेंगे। फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है सबसे पहले आपके डिज़ाइन के ऊपर, कितना स्टोरी आपका डिज़ाइन है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, आपका डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। आपकी जो वॉल्स हैं, जो साइजेज़ हैं आपके, उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर बेसिकली क्या करता है, जब आपने सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवाई, आपको बेरिंग कैपेसिटी तो पता चल गया, अब जो स्ट्रक्चर का लोड है ये वो निकालेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर निकालेगा और उसकी बेस के ऊपर फाउंडेशन डिज़ाइन करेगा कि फाउंडेशन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ जो है वो डिज़ाइन और सॉइल इन्वेस्टिगेशन, इन दो चीज़ों के बाद जो है वो डिसाइड होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवाते नहीं हैं,
हम जो है उसको रैंडम ले लेते हैं। उससे क्या होता है, या तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको शूज़ के साइज़ वाली, या तो वो ओवर साइज़ हो जाती है या वो अंडर साइज़ होता है, तो दोनों में हमारा ही नुकसान है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए प्रॉपर प्रोसीजर उसका ये है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन करवाकर उसकी सॉइल की जो स्टेबिलिटी है वो हमें पता चल जाए, लोड कितना वो बियर कर सकता है, उसके मुताबिक बिल्डिंग की जो है वो फाउंडेशन जो है वो डिज़ाइन की जाए कि वो कितनी विड्थ में होगी, कितनी डेप्थ में होगी। इसके अलावा जो लोकल बिल्डिंग कोड्स हैं, जो सोसाइटी के कोड्स हैं, आपका जो टाउन के कोड्स हैं, उसको भी देख लें। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली जो बिल्डिंग कोड्स हैं उन्होंने बनाई होती हैं। जब वो मास्टर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी उन्होंने उस एरिया की टेस्टिंग करवाई हुई होती है, सॉइल टेस्टिंग करवाई होती है, तो उनको एक जनरल आइडिया होता है कि यहाँ पर जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली रूल्स बने हुए होते हैं। तो उस रूल्स को भी फॉलो कर लें कि उस रूल्स के अगेंस्ट तो हम नहीं जा रहे। समटाइम्स ये होता है कि बिल्डिंग का लोड हमारा इतना नहीं है, फाउंडेशन छोटी डिज़ाइन होगी, लेकिन बिल्डिंग रूल्स जो हैं वो उसको अलाउ नहीं करते, तो हमें उस सूरत में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसके बाद जो आपकी सॉइल है उसको इतनी आपकी डेप्थ हो फाउंडेशन की कि आपकी जो स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी आ सके। देखें इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जैसे दरख्त है ना, दरख्त की जड़ें जो है वो जितनी ज़मीन के अंदर जाएंगी, जितनी वो डेप्थ में जाएंगी, उतनी जो दरख्त में मजबूती जो है ना वो बढ़ जाती है। फाउंडेशंस का भी यही रोल है। फाउंडेशन जितनी हमारी डीप होंगी उससे क्या होगा कि हमारी बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होगा, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी में इजाफा होगा, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर कई तरीके से जो है वो लोड्स होते हैं। हवा का लोड है, आंधी का लोड है, बिल्डिंग का अपना वेट इटसेल्फ है, अर्थक्वेक्स हैं उनका लोड है। तो इस तरीके से मूवमेंट तो रहती है। तो इन सारी मूवमेंट का ये जो सारी फोर्सेस हैं, लोड्स हैं जो बिल्डिंग के ऊपर है, उसकी स्टेबिलिटी का जो दारुल मदार है वो फाउंडेशन के ऊपर। और जितनी फाउंडेशन हमारी डीप होगी, मजबूत होगी, उसकी विड्थ अच्छी होगी। मैं ये नहीं कहता बहुत ज़्यादा डीप हो, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी डीप हो, जितना हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए प्रॉपर डिज़ाइन करवाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो फाउंडेशंस होती हैं वो उतनी ही डीप होती हैं जितनी ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा हो डीप हो, ना बहुत कम डीप हो। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी साइज़ होना चाहिए फाउंडेशन का। तो ये स्टेबिलिटी का इसलिए जो बिल्डिंग की जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। अक्सर हमें घरों में क्रैक्स आप देखते हैं कि वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रॉपर जो हमारे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जब फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन नहीं करवाई जाती, डेप्थ में नहीं जाते, तो उसमें स्टेबिलिटी का इशू आता है। बिल्डिंग में जब मूवमेंट होती है, सॉइल में अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वो क्रैक्स का जो है वो सबब बनते हैं और समटाइम्स कोई मेजर नुकसान का भी सबब बनते हैं। तो इसलिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फाउंडेशन को प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन करवाएं। इसके अलावा जो आपने जब एक्सकेवेट किया, आपने जब एक्सकेवेशन की, तो मिट्टी जो वहाँ पर निकल रही है उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जो रिमूवल है ये अहम प्रोसेस है। नॉर्मली क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स कि जो मिट्टी होती है उसको साइड पर स्टैक कर देते हैं और बाद में उसके अंदर ही फाउंडेशन के अंदर उसको डाल देते हैं। मेक श्योर करें कि जो मिट्टी है उसको हम साइड से रिमूव करवाएं और जो हमारा जो बैक फिलिंग का जो मटेरियल है वो हमारा प्रॉपर हो, वेल कंपैक्टेड हो। क्योंकि देखें मिट्टी जो है वो वेल कंपैक्टेड नहीं होती। मिट्टी जब हम वापस डालते हैं ना तो उसमें कैपेसिटी होती है बैठने की, और वो पैसेज ऑफ टाइम जब हमारी बारिशें होती हैं, पानी लगता है, तो वो मिट्टी बैठती है, मज़ीद बैठती है, मूवमेंट होती है, बैठती है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो फ़र्श जो है वो बैठते हैं। वो इसकी वजह यही होती है कि प्रॉपर हमने जो बैक फिलिंग जो है वो प्रॉपर हमने नहीं की होती, जो और प्रॉपर कम्पैक्शन जो है वो नहीं की होती। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जो भी आपकी मिट्टी वहाँ से निकले वो वहाँ से रिमूव हो और उसकी जगह प्रॉपर जो है वो बैक फिलिंग हो। हमारे इधर नॉर्मली घसू इस्तेमाल होता है, और घसू इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि सैंड या घसू जो है इसकी कम्पैक्शन अच्छी होती है, ये ज़्यादा जो है बैठता नहीं है। एक दफ़ा जब आप इसको पानी लगा देते हैं तो मज़ीद ये नहीं बैठता। मिट्टी के मुकाबले में मिट्टी को विद पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिट्टी बैठती है। ये घसू या सैंड जो है ये भी अच्छा बैक फिलिंग मटीरियल है।
इस सारे प्रोसेस की जो मॉनिटरिंग जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि देखें जितनी भी मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन में सारे पॉइंट्स ये सारे टेक्निकल हैं, और इन सारे टेक्निकल पॉइंट्स की जो मॉनिटरिंग है ये बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर करें आप ख़ुद इस प्रोसेस में अवेलेबल हो, आप नहीं हो तो एक प्रॉपर आप एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र ज़रूर हो जो कि इस सारे प्रोसेस को जो है वो देख रहा हो, क्योंकि देखें एक्सकेवेशन जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग आपकी खड़ी होनी है, और ये नॉर्मली इसके ऊपर ज़्यादा परवाह नहीं की जाती, केयर नहीं की जाती, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिट्टी के नीचे दब जाती हैं। तो इसलिए ये मोस्ट डेंजरस पार्ट भी है कंस्ट्रक्शन के दरमियान, और ये बहुत एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग भी इसकी होनी ज़रूरी है, ताकि आपकी जो है प्रॉपर इसकी विड्थ हो, प्रॉपर उसकी डेप्थ हो, प्रॉपर नीचे से लेवल्ड हो, कम्पैक्टेड हो आपका, ताकि आपकी फ्यूचर में आपको बिल्डिंग में है वो कोई इशू ना आए। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में अपना शेयर कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।